हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट 11वां, जिसमें हम एसएसटी के 10 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीटीईटी 2025-26 के लिए एसएसटी का 11वां प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी अग्निमित्र, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और जिन्होंने लगभग 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके इस वंश की नींव रखी थी। जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, ये भी आपको याद रखना है कि जो अंतिम मौर्य सम्राट थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने, और मौर्य साम्राज्य के बाद मगध पर शासन किया था। तो मौर्यों के साम्राज्य के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई थी, या कह सकते हैं कि मौर्यों के पतन के बाद ही शुंग वंश ने अपनी शासन स्थापित किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य साम्राज्य के जो सेनापति थे, पुष्यमित्र शुंग जो थे वो मौर्यों के सेनापति थे, और इन्होंने ही अंतिम सम्राट की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। और यह समय जो था वो लगभग 185 ईसा पूर्व में था, 185 ईसा पूर्व में। और इसकी राजधानी, शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे बाद में विदिशा या मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो शुंग वंश की राजधानी भी याद रखनी है कि पाटलिपुत्र थी, बाद में इसको विदिशा में स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी श्रीगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन सी श्रीगुप्त। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, और यह 3री शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 240 से 280 के ईस्वी के बीच में की थी। लेकिन जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, उन्होंने इस वंश को 319 से लेकर 335 तक इस वंश का वास्तविक संस्थापक और महान संस्थापक माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की स्थापना तो श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन जो इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं तो वो चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। ये भी आपको याद रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त प्रथम, और यही गुप्त वंश के सबसे महान प्रथम और महान शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो ये उपाधियाँ भी पूछ ली जाती हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो श्रीगुप्त ने स्थापना की थी 240 से 280 ईसा पूर्व में, और वास्तविक संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रगुप्त प्रथम ने किस वंश की राजकुमारी से विवाह किया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी लिच्छवी वंश, ऑप्शन सी सातवाहन वंश, ऑप्शन डी शक वंश। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लिच्छवी वंश। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी वंश की राजकुमारी से विवाह किया था, और उनका नाम कुमार देवी था। तो इन्होंने जो विवाह किया था वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ उनका विवाह हुआ था, जिससे गुप्त और लिच्छवी राजवंशों के बीच एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ, जिसने गुप्त साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी थी। और इनके विवाह के पश्चात ही जो गुप्त साम्राज्य था वो और ज़्यादा विस्तारित होता चला गया, क्योंकि लिच्छवी जो सम्राट थे उनका इनको समर्थन मिलता रहा था, और उनके जो विस्तार की नीतियाँ थी वो और ज़्यादा मजबूत होती चली गई, और इनका जो राजनीतिक और व्यवहारिक जो भी इनका साम्राज्य था वो बढ़ता चला गया। तो इनका जो विवाह हुआ था वो कुमार देवी के साथ हुआ था, और वो लिच्छवी गणराज्य की थी। इस विवाह के कारण चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में राज्य मिला और गुप्त साम्राज्य को मजबूती मिली। तो इस विवाह से ही गुप्त जो साम्राज्य था वो और ज़्यादा विकसित होता चला गया था। तो ये भी एक कारण था कि जो गुप्त साम्राज्य थे वो अपने आप में, गुप्त जो भी शासक हुए थे वो अपने आप में बहुत महान शासक थे।
और इस विवाह से उनको कई सारे फायदे हुए थे, जिससे उनके पुत्र समुद्रगुप्त और साम्राज्य विस्तार का मार्ग प्रशस्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सूर्य किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? ऑप्शन ए ग्रह, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी तारा, ऑप्शन डी धूमकेतु। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तारा। सूर्य एक प्रकार का तारा है जो अपने ही प्रकाश और ऊष्मा से चमकता है, और इसमें ये गर्म गैस का गोला है। इसमें प्लाज्मा जैसे गर्म गैसों से बना हुआ, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का प्रमुख है। जो सूर्य है वह एक तारा है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं, जिसमें नाभिकीय संलयन के द्वारा इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता रहता है, और जो सारे सूर्यमंडल को प्रकाशित करता रहता है, और इसमें इससे ही सारे जो भी ग्रह हैं उनको ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। तो ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है, यह लगातार प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है, जो पूरे सौरमंडल को रोशन करता है। और इसमें इसके केंद्र में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो जो सूर्य है उसके केंद्र में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से परमाणु संलयन की क्रिया होती रहती है, जिससे इसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्सर्जित होता रहता है, और सभी ग्रह अन्य पिंड इसकी परिक्रमा करते हैं। और यह आकार में इतना विशाल है कि इसमें 13 लाख पृथ्वी समा सकती है। सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी शुक्र। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, और हमारे सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह भी है, जो सूर्य के प्रकाश से चमकता है और ज्वारभाटा का कारण बनता है। तो पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है वो चंद्रमा ही है। वैसे जो और भी उपग्रह हैं, जैसे बृहस्पति की सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं, उसके बाद शनि के पाए जाते हैं, नेपच्यून के पाए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और ये भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वारभाटा आते हैं, और पृथ्वी की जो गुरुत्वीय शक्ति होती है उसी के कारण पृथ्वी पर जो समुद्र में ज्वारभाटा आता है वो इसी के कारण आता है। और यह पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। 27 दिन 3 घंटे इसको लगते हैं पृथ्वी की परिक्रमा करने में, और इसी कारण हमें इसका केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो घूर्ण काल होता है उतना ही लगभग चंद्रमा का भी घूर्ण काल होता है। रोटेशन जो होता है वो सेम दोनों का बराबर होता है, इसीलिए जितना पृथ्वी घूमती है उतना ही चंद्रमा घूमता है। इसलिए चंद्रमा का जो 50% भाग है वही पृथ्वी से दिखाई देता है, उसका जो पीछे का भाग है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि दोनों का जो घूर्णन काल है वो बराबर ही है। जैसे पृथ्वी जो है वो 28 दिन और 8 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करती है, वैसे ही चंद्रमा जो है वो 27 दिन और 3 घंटे में अपना घूर्णन पूरा करता है। तो दोनों की जो घूर्णन गति है वो लगभग बराबर ही है, इस कारण जो चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है? ऑप्शन ए एंड्रोमेडा, ऑप्शन बी मिल्की वे, ऑप्शन सी ट्रायंगुलम, ऑप्शन डी लार्ज मैगेलेनिक। नेक्स्ट इसके आंसर है क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन बी मिल्की वे। हमारा सौरमंडल मिल्की वे नामक आकाशगंगा में स्थित है, जो एक स्पाइरल आकाशगंगा है। तो हमारा जो सौरमंडल है वो मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है, और इसकी जो आकृति है वो स्पाइरल है, और यह या स्पाइरल या सर्पिलाकार है। और यह आकाशगंगा की 2 भुजाएं जो होती हैं उनके ओरियन नामक एक छोटी भुजा पर स्थित है। जो हमारा सौरमंडल जो है वो आकाशगंगा की एक भुजा पर स्थित है, और इसकी दूरी हमारा सौरमंडल आकाशगंगा के केंद्र से लगभग 25,000 से 28,000 प्रकाश वर्ष दूर है। केंद्र से इसकी जो दूरी है आकाशगंगा की
सौर मंडल की वो 25,000 से 28,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और मिल्की वे में 100 अरब से लेकर 400 अरब तारे और हमारा सूर्य भी उनमें से एक तारा। हमारी जो आकाशगंगा है उसमें 100 अरब से भी अधिक तारे हैं और उन्हीं में से एक तारा सूर्य है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। संविधान का भाग 3 किस विषय पर है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है, जो नागरिकों के समानता, स्वतंत्रता और बुनियादी नागरिक स्वतंत्रताएं प्रदान करते हैं। इसलिए भारत का मैग्ना कार्टा भी इसको कहते हैं। तो भारत का जो संविधान भाग 3 है वो हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसमें जो अनुच्छेद पाए जाते हैं तो 12 से 35 अनुच्छेद इसमें शामिल है। ये भी याद रखना है आपको कि 12 से 35 जो अनुच्छेद हैं वो भाग 3 में पाए जाते हैं, हमारे मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। और इसमें नागरिकों को जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की रक्षा का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसमें शामिल है। और ये 12 से 35 तक है। ये अधिकार न्यायसंगत है, यानी इनके उल्लंघन होने पर व्यक्ति अदालत जा सकता है। जो हमें अधिकार दिए गए हैं हमारे भाग 3 में, जो मौलिक अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो उनके लिए व्यक्ति हाईकोर्ट जा सकता है, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। पंचम सूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अनुसूचित जाति से, ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से, ऑप्शन सी न्यायपालिका से, ऑप्शन डी संसद से। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची मुख्य रूप से अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से है, ताकि उनके अधिकारों और भूमि की रक्षा हो सके। तो जो 5वीं अनुसूची है वो अनुसूचित जनजातियों के जो क्षेत्र होते हैं और जो अनुसूचित जनजातियां को अधिकार जो होते हैं उनके संबंधित ये 5वीं अनुसूची है। उसमें उनके क्षेत्रों और अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वो आदिवासी समुदायों के अधिकारों और भूमि की सुरक्षा करना, उनके शोषण को रोकना और उनके सांस्कृतिक व आर्थिक विकास को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जो 5वीं अनुसूची है। और इसमें इसके तहत पेशा अधिनियम 1956 जैसे कानून भी आते हैं। जो 5वीं अनुसूची है उसके ही अंतर्गत ये कानून बनाया गया है कि जो जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों को विशेष शक्तियाँ देते हैं और जो जनजातीय क्षेत्र जो होते हैं उनको विशेष शक्तियाँ इसीलिए दी जाती हैं कि वो अपने सांस्कृतिक और आर्थिक विकास कर सकें और अपने क्षेत्र और अपने अधिकारों का सदुपयोग कर सकें। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का मुख्य खरीफ फसल कौन सी है? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी गेहूँ। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन ए चावल। भारत की मुख्य खरीफ फसलें चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, ज्वार और बाजरा हैं, जिसमें चावल सबसे प्रमुख है क्योंकि इससे अधिक पानी की ज़रूरत होती है और ये मानसूनी मौसमी फसल है जो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन को एक बड़ा हिस्सा प्रदान करती है। जो चावल जो है वो एक खरीफ की फसल है और सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न की पूर्ति करती है वो चावल ही है। तो चावल जो है वो हमारे भारत की एक प्रमुख फसल है, जिससे हमारे खाद्यान्न का एक बहुत भारी मात्रा में इसके द्वारा ही पूर्ति होती है। तो चावल सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से उगाई जाने वाली खरीफ फसल है, जिसे अधिक पानी और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। और भी जैसे खरीफ फसलें जैसे मक्का, कपास, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, ये भी खरीफ फसलें हैं, लेकिन इनकी जो खाद्यान्न जो उपज है वो कम मात्रा में होती है। इनकी पैदावार कम होती है और कम उगाया जाता है। लेकिन जो चावल है वो अधिक मात्रा में उसका उत्पादन भी अधिक मात्रा में होता है और इसका जो उपयोग है वो भी अधिक मात्रा में किया जाता है। तो चावल जो हमारे भारत की प्रमुख खरीफ फसल है। तो हमारे 9 क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कृषि को सिंचाई जल मुख्यतः कहाँ से मिलता है?
ऑप्शन ए नदियों, नहरों, कुओं से। ऑप्शन बी समुद्र से। ऑप्शन सी जलवर्षा से। ऑप्शन डी झीलों से। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नदियों, नहरों और कुओं से। नदियों, नहरों और कुओं से कृषि को सिंचाई का पानी मुख्य रूप से नदियों, नहरों, कुओं और भूजल जलाशयों से मिलता है और वर्षा जल संचयन जैसे स्रोतों से मिलता है, जिसमें नहरें, कुएं, बोरवेल भारत में प्रमुख स्रोत हैं जो सतह और भूजल दोनों का उपयोग करते हैं। और सिंचाई के जो मुख्य स्रोत हैं वैसे सतही जो सरफेस वाटर होता है वो हो गया, नहरें हो गई, और जैसे उनकी सहायक नदियाँ हो गई जिससे नहरें निकाली जाती हैं, जो इनके द्वारा खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है, और जलाशय, झीलें हो गई, भूजल हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, कुएं हो गए, इनसे हमारी जो खेतों की सिंचाई होती है। और वर्षा का जल हो गया, जो वर्षा का जल जो इकट्ठा करके उसका उपयोग किया जाता है। तो बारिश के पानी को इकट्ठा करके और उसे जमा करके सिंचाई के लिए उपयोग करना जो पानी की कमी वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नदियाँ, नहरों और कुओं से। तो ये था हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।